How many of you have joined? Ten students. इसमें क्लियर दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ, अच्छा, वॉइस क्लियर है मेरी? अच्छा, एक बार हम स्क्रीन पे पिक्चर भी दिखा रहे हैं तो बताना वो क्लियर है कि नहीं। और जिसको बोलना रहेगा ना वो अनम्यूट करके बोलना, ठीक है? और हो सके तो अपने अपने वीडियोस भी ऑन कर लो। अपने वीडियोस भी ऑन कर सकते हैं और हम इसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए। फिर से जो है देखना रहेगा तो इसे रिकॉर्ड करके, रिकॉर्डिंग ऑन करके आप 24 आवर के अंदर देख भी सकते हैं वीडियो को। ये बताना कि दिख रहा है, फोटोज क्लियर दिख रही है? हाँ, यस मैम। ओके, ठीक है। गूगल मीट से क्लियर नहीं दिख रहा था इसलिए इस पे आ गए लोग। हम लोग स्टार्ट करें अब। 13 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। आज जो है, जो भी टॉपिक है हमारा, मेथड हम पढ़ने वाले हैं। और इसको लिए ना बहुत ध्यान से सारे लोग मेरी बातें सुनना बस, कि हम क्या बोलते जा रहे हैं। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है या समझ नहीं आ रहा है या आवाज नहीं आ रही है तो बता देना, ठीक है? जो हम लोग पढ़े अभी तक, जो नेशनल इनकम से रिलेटेड टॉपिक था, कि उसमें क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, कैसे कैसे उसे हमें जो है टर्म्स को यूज करना है और उसका मीनिंग जानना था। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है क्या, कि नेशनल इनकम निकालने के लिए तीन मेथड होते हैं। उन तीनों मेथड को हम एक एक करके पढ़ेंगे जिससे नेशनल इनकम जो है निकलेगा। सबसे पहला मेथड होता है प्रोडक्शन मेथड, जिसे हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड भी। इसका दो नाम है, या तो प्रोडक्ट मेथड बोलो या प्रोडक्शन मेथड बोलो या वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है? क्लियर हुआ? प्रोडक्शन मेथड में इसमें क्या होता है कि कभी कभी थ्योरी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये मेथड को ना थ्योरेटिकल तरीके से समझाओ। तो थ्योरी अगर क्वेश्चन पूछता है तो हमें सारे मेथड का पूरा स्टेप लिखना पड़ता है कि ये मेथड को सॉल्व करके इस मेथड के थ्रू हम कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए जब अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो क्या स्टेप लिखेंगे कि किससे हमें पूरा पूरा मार्क्स मिले और पूरा वैल्यू एडेड मेथड उसके अंदर कवर हो जाए। तो वो ये कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, इसकी फोटोज हम आपको सेंड करेंगे बाद में। तो अभी ध्यान से बस इसके स्टेप सुनो, फिर हम देखेंगे कि इस मेथड में क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कैलकुलेट करते टाइम, और क्या इसके मेथड होते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है? अभी तक कोई प्रॉब्लम आई है सुनने में, कुछ भी देखने में या सुनने में? नो मैम। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके स्टेप्स हैं, ध्यान से सुन लो, फिर हम फोटोज भेज देंगे तो उसे नोट भी कर लेना। और इसी तरीके से स्टेप एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा अगर थ्योरी क्वेश्चन आती है, प्रोडक्शन मेथड की या वैल्यू एडेड मेथड की। तो लिखा हुआ है कि अंडर वैल्यू एडेड मेथड स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम आर एस फॉलोज। स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहला स्टेप होता है कि आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, यानी पहचानना पड़ता है और क्लासिफाई करना पड़ता है कि जो ये प्रोडक्शन यूनिट है वो कौन से सेक्टर की है, प्राइमरी सेक्टर की है, सेकेंडरी सेक्टर की है या टर्शियरी सेक्टर की है ना? सबको पता है कि प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होती हैं और टर्शियरी सेक्टर में क्या होती हैं? अगर नहीं पता है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, कि प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, वो सारी प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज कोई ना कोई यूज होती हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, है ना? अब ये सपना यादव कोई है क्या क्लास में?
सपना यादव नाम का H1 में, अपने नाम से नहीं आएगा कोई तो ऐड भी नहीं होगा। हाँ Yes, ma'am. H1. सपना यादव है। Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं। हाँ ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में वो चीजें आती हैं जिससे हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है वो कुछ ना कुछ उससे एक्सप्लॉइट होता है, जैसे कि लैंड हो गया, लैंड हो गया, वाटर हो गया, सबसॉइल हो गया। इसके एग्जांपल जैसे हो सकते हैं क्या, फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग। जब इसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं तो उसे हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। ठीक। सेकेंडरी सेक्टर की वो चीजें होती हैं जिसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग वाला वर्क होता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है ना, किसी चीज का कोई एक सामान जो है वो फर्दर प्रोसेस्ड होके ट्रांसफॉर्म होके कोई नया सामान बन जाता है, कोई नया गुड चेंज हो जाता है। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग वाला काम हो रहा होगा, फैक्ट्री में काम हो रहा होगा, वो सारी चीजें कहलाती हैं क्या, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, जैसे कि शुगर केन को शुगर में चेंज करना, कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, पावर जनरेशन है, ये सारे सेक्टर्स, ये सारी चीजों को सेकेंडरी सेक्टर में लाते हैं। और टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसके अंदर हम बोलते हैं कि सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं। सर्विसेज मतलब कोई जो गुड्स की बात नहीं हो रही है, जो सर्विस हम फील करते हैं उन सर्विसेज की बात हो रही है। जैसे कि टीचिंग की भी एक सर्विस होती है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सारी क्या होती हैं, ये टर्शरी सेक्टर के अंदर आती है और इन्हें हम बोलते हैं क्या, सर्विस सेक्टर। इसका अदर नेम भी होता है, टर्शरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि जो है इन तीनों सेक्टर को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप, कैलकुलेट एनवीए एट एफसी फॉर ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट। फॉर ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट मतलब ये तीनों सेक्टर के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों सेक्टर के लिए नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। एनवीए का मतलब होता है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट किया जाता है सारे सेक्टर के लिए। जब हम थर्ड स्टेप पे आएंगे तो हमने नेट वैल्यू एडेड प्राइमरी सेक्टर का कैलकुलेट किया, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट सेकेंडरी सेक्टर का कैलकुलेट किया, नेट वैल्यू एडेड एट टर्शरी सेक्टर का कैलकुलेट किया फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, तीनों सेक्टर पे क्या होगा, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट लिखेंगे क्योंकि ये फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं। तीनों सेक्टर का नेट वैल्यू एडेड हम जब कैलकुलेट कर लेंगे और अगर इसका हम सम करेंगे, यानी कि इन तीनों सेक्टर के नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट का सम टोटल करेंगे, तो हमें निकलेगा क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट एफसी निकल जाएगा। तीनों सेक्टर का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का अगर हम क्या करते हैं, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ऐड कर देते हैं, इनका सम कर देते हैं तीनों सेक्टर का, तो ये डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपी एट एफसी निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी शॉर्ट में लिखा हुआ है कि सम टोटल ऑफ समेशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। समेशन इसलिए क्योंकि ये तीनों ही सेक्टर का जो है ऐड किया गया है। इससे निकल जाता है क्या, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम जब निकल गया तो डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में चेंज करने में क्या करना पड़ता है, नेशनल इनकम निकालने के लिए डोमेस्टिक इनकम में हम एनएफआईए को यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, नेशनल इनकम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, अगर उसकी प्रैक्टिस किए होगे तुम लोग तो पता होगा कि ग्रॉस को नेट में कैसे चेंज करते हैं, डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे चेंज करते हैं और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे चेंज करते हैं, उसमें ये सारी चीजें समझाई गई थी। क्लियर, आगे बढ़े। ओके यस मैम। चलो, अब इसके मेथड है, ये निकालते कैसे हैं, तो पहले मेथड वगैरह पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रिकॉशन पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीजों का हमें ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो मेथड पढ़ने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जो प्रोडक्शन मेथड है इसे हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रहे। ठीक है, और अब देखो ये लिखा हुआ है जीवीए एट एमपी। जीवीए एट एमपी मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। जीवीए एट एमपी को बोलते हैं क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अच्छा,
तो जीवीए एट एमपी निकालने के लिए हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड लिखा हुआ है, ये वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस पे निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। ये दो चीज क्या होते हैं? ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस, उसमें से माइनस कर देंगे हम इंटरमीडिएट कंजप्शन को। इंटरमीडिएट कंजप्शन नाम सुन के याद आ रहा है कि हम लोग पीछे पड़े हुए हैं? इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है ना? जब हम लोग कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ रहे थे तो उसमें जो इंटरमीडिएट गुड्स था वही इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कंजप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब उस टाइम पढ़ रहे थे तो हम बोले भी थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इंटरमीडिएट कंजप्शन इसमें से क्या क्या चीजें हैं। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमें दो चीजों की क्या जरूरत पड़ती है? एक तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस, और दूसरा है उसमें से माइनस कर देते हैं क्या? इंटरमीडिएट कंजप्शन को। ठीक है, जब हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस जो है प्राइमरी सेक्टर का, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस सेकेंडरी सेक्टर का, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस टर्शरी सेक्टर का, इन तीनों सेक्टर का अगर हम निकाल लेंगे और इसको प्लस कर देंगे, ये देखो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑल थ्री सेक्टर का प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? जीडीपी एट एमपी। क्या मिल जाएगा हमें? मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कैसे मिलता है जीडीपी एट एमपी? तीनों सेक्टर के ग्रॉस वैल्यू एडेड को प्लस कर देंगे, तीनों सेक्टर की ग्रॉस वैल्यू एडेड को प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी मिल जाती है हमें मार्केट प्राइस पे तीनों सेक्टर के ऐड करने पे। और जीवी और ग्रॉस वैल्यू एडेड निकलता कैसे है? ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करके। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आपकी ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट तो पता चल गया कि ये निकालना है, उसमें से इंटरमीडिएट माइनस करना है। तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता कैसे है? ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का तरीका होता है कि एक उसके कंपोनेंट होते हैं सेल्स और दूसरा उसका कंपोनेंट होता है चेंज इन स्टॉक। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल रहे हैं यहाँ पे, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सेल्स और दूसरा होता है क्या? चेंज इन स्टॉक। ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसका मतलब चेंज लिखा हुआ है ना, तो चेंज इन स्टॉक। दो चीजों को ऐड करते हैं जब हम, सेल्स को उस चेंज स्टॉक को, तब जाके हमारा निकलता है क्या? ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हमें सेल्स और चेंज इन स्टॉक चाहिए। तो सबसे पहले सेल्स में समझते हैं कि सेल्स में क्या क्या चीजें आई रहेंगी, है ना? सेल्स में क्या होता है? सेल्स को समझने के लिए, सेल्स में मतलब हम जिस भी तरीके की चीजें बेचते हैं तो हम सेल कर सकते हैं कुछ लोगों को, जैसे कि हम हाउस होल्ड को कुछ सेल कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट को कुछ भी सेल कर सकते हैं, हम किसी फर्म को, किसी कंपनी को, दूसरे कंपनी को कुछ बेच सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? सेल्स के अंदर ही इंक्लूड होती हैं, है ना? और जब क्या होती है, कभी कभी कोई कंपनी बहुत अगर बड़ी होती है तो वो अपने हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और फर्म को सेल करने के अलावा फॉरेन कंट्री में भी सामान बेचती है, जिसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो अगर एक्सपोर्ट भी है तो वो कंपनी के हिसाब से तो वो कुछ ना कुछ बेच ही रही है, भले अपने कंट्री में बेच रही हो या दूसरे की कंट्री में बेच रही हो। तो वो सारी चीजें भी क्या आती है? सेल्स के अंदर ही आती है। बस ये फर्क है कि अगर वो हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और फर्म को बेच रही होती है तो वो डोमेस्टिक सेल्स के अंदर आता है, और अगर बाहर कहीं फॉरेन कंट्री में बेच रही होती है तो वो एक्सपोर्ट के अंदर आता है। लेकिन कंपनी के लिए वो रहता क्या है? सेल्स ही रहता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको सेल्स नहीं लिख के देता है, सेल्स की जगह सेल्स के जो कंपोनेंट है, मतलब कि ये इन सबको चीजों को, इन चारों को जब हम जोड़ेंगे तब जाके मिलेगा हमारा सेल्स की वैल्यू। तो अगर हमें अलग से सेल्स या टोटल सेल्स नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, तो हमें इनको प्लस करके सेल्स की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। उनमें क्या क्या चीजें हैं? सेल्स टू हाउस होल्ड, सेल्स टू गवर्नमेंट और सेल्स टू फर्म और एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट करना भी फॉरेन कंट्री में सेल करना ही होता है। ठीक है, तो ये चार कंपोनेंट को जोड़ेंगे तब जाके हमारा क्या मिलेगा? टोटल सेल मिलेगा। अगर क्वेश्चन में
अलग से टोटल सेल की वैल्यू या सेल्स की वैल्यू करके गिवन है, और साथ में इनमें से भी कुछ एक आध तो गिवन है, तो हमें इसको नहीं लेना है। जो टोटल सेल रहेगा वो हम मान के चलेंगे कि उसके अंदर ये सारी चीजें ऑलरेडी गई हैं। ये बात समझ में आई? सेल समझ में आया सबको? रिप्लाई करो तो फिर हम आगे बढ़े। अरे Yes, sir. ठीक है, यस मैम। ओके। सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए एक तो सेल्स हो गया, सेल्स में समझ में आया ये चीजें होती हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट अभी तक नहीं निकला है जब तक सेल्स में हम प्लस नहीं करेंगे क्या, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक भी प्लस करना पड़ता है सेल्स में, तब जाके ये वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता है। तो चेंज इन स्टॉक को करने के लिए, चेंज इन स्टॉक अगर डायरेक्ट दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली लिख देंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो चेंज इन स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए हमें करना पड़ता है क्या, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जो साल के लास्ट में स्टॉक बचा रहता है कंपनी के पास, उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। उसमें से माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, जो साल के स्टार्टिंग में रहती है स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ये फॉर्मूला होता है। अगर चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली नहीं दिया है तो हमें ऐसे करके कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है, चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए। और कभी कभी क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक का नाम बदल दिया जाता है, उसको दूसरे नाम से बोला जाता है। जानबूझ के हमें कंफ्यूज करने के लिए चेंज इन स्टॉक नहीं लिख देगा, उसकी जगह पे लिख देगा क्या, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। चेंज इन स्टॉक का अदर नेम, दूसरा नाम होता है क्या, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक की जगह इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट लिख देगा, तो फिर हमें यही समझना है कि ये भी चेंज इन स्टॉक ही लिखा हुआ है, ठीक है। नाम हमें पता होना चाहिए तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर इन्वेंट्री स्टॉक भी लिखा हुआ है और इसमें भी आधा डेटा है, मान लो इन्वेंट्री स्टॉक का भी पूरा वैल्यू नहीं है, तो ये भी कैलकुलेट करने का सेम फॉर्मूला होता है कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो चेंज इन स्टॉक को इन्वेंट्री स्टॉक भी बोलते हैं, ये बात का ध्यान रहे। और चेंज इन स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके। तो अगर हमें सेल्स मिल गया और हमें चेंज इन स्टॉक मिल गया तो इसका मतलब है हमें ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल गई एट मार्केट प्राइस। अभी हमें ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट मिली है, अभी ग्रॉस वैल्यू एडेड नहीं कैलकुलेट हुआ है। ग्रॉस वैल्यू एडेड कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हमें माइनस करना पड़ता है क्या, इंटरमीडिएट कंजप्शन को, ठीक। ये इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस करने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटरमीडिएट कंजप्शन वो होते हैं कि जो हम कंजप्शन करते हैं रीसेल पर्पस के लिए करते थे, है ना। जब पीछे पढ़े थे हम लोग यही पढ़े थे उसमें कि जो भी कंजप्शन हम लोग करते थे फॉर द रीसेल पर्पस या किसी उससे फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज करते थे। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल का कोई भी परचेज हो रहा है यानी खरीद रहे हैं हम लोग, इधर सेल की बात हो रही थी लेकिन यहाँ इंटरमीडिएट में परचेज की बात हो रही है। अगर हम रॉ मटेरियल कहीं से भी खरीद रहे हैं तो वो क्या कर देते हैं, वो इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है और उसको हम वैल्यू ऑफ आउटपुट से माइनस करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर होता है फर्म का। फर्म का इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर क्या बोलता है, जो इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है ना उसी का नाम बदल के कभी कभी इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, कंजप्शन की जगह पे एक्सपेंडिचर लिखा होता है। तो ये चीज भी क्या होती है, ये इंटरमीडिएट कंजप्शन के अंदर ही आती है। फर्म अगर इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कर रहा है तो वो भी क्या होती है, इंटरमीडिएट कंजप्शन होती है, ठीक है। लेकिन फर्म अगर बोल रहा है कि परचेज ऑफ मशीनरी कर रहा है, ठीक, परचेज ऑफ मशीनरी कर रहा है। मशीन किस तरीके का गुड होता है हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। किसी कंपनी के लिए, किसी फर्म के लिए मशीनरी जो होती है वो एक तरह की कैपिटल गुड होती है ना, क्योंकि वो ड्यूरेबल है, उसको वो लॉन्ग टाइम तक चलाने वाला है। तो जो कैपिटल गुड होती है इसके लिए क्या होता है कि परचेज ऑफ मशीनरी वगैरह अगर कैपिटल गुड की कैटेगरी में आ गया, जो कि हमें आइडेंटिफाई करना आता है कि इंटरमीडिएट गुड क्या होता है और कैपिटल गुड क्या होता है, तो हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन के अंदर, उसको हम ऐड नहीं करेंगे। बात समझ में आई? इंटरमीडिएट कंजप्शन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल रहेगा और नाम बदल के कभी कभी इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म लिखा रहेगा,
क्योंकि फर्म ने जो भी इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर किया, लेकिन उसके अंदर जो है ये परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, ये जो होता है वो नहीं आएगा, क्योंकि वो उनके लिए कैपिटल गुड्स होती है। तो हमें क्या क्या लेना है इंटरमीडिएट कंजप्शन के अंदर? परचेज फ्रॉम हाउस होल्ड, है ना, जैसे सेल्स में लेते थे हम लोग, उसी तरीके से हाउस होल्ड, कोई भी हाउस होल्ड से, फ्रॉम हाउस होल्ड से कोई भी तरीके का परचेज होगा वो आएगा हमारा कैपिटल कंजप्शन में। परचेज फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से कोई भी परचेज आएगा वो भी होता है, इंक्लूड होगा। परचेज फ्रॉम फर्म, फर्म से कोई भी परचेज होगा जिसे इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, तो वो भी हमारा इंटरमीडिएट में आएगा। और इम्पोर्ट करना, यानी कि कोई अगर मान लो बड़ी कंपनी है, वो गवर्नमेंट, हाउस होल्ड और फर्म से ना खरीद के कहीं फॉरेन कंट्री से सामान खरीद के मंगवा रही हो अपने कंट्री में, है ना, तो वो इम्पोर्ट कर रही है, लेकिन वो है तो उसके लिए परचेज ही करना, तो इसीलिए वो भी केस में आएगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन के अंदर आएगा। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन के चार जो कंपोनेंट होते हैं, परचेज फ्रॉम हाउस होल्ड, परचेज फ्रॉम गवर्नमेंट, परचेज फ्रॉम फर्म और इम्पोर्ट, लेकिन उसमें मशीनरी यानी कैपिटल गुड का परचेज नहीं इंक्लूड होता है। ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आई? ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया, और उसमें से हम इंटरमीडिएट कंजप्शन जब माइनस कर दिए तो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड निकल गया। ग्रॉस वैल्यू एडेड निकला। जब ग्रॉस वैल्यू एडेड इसी तरीके से तीनों सेक्टर का हमें पता रहेगा, तो हम उसे प्लस करके जीडीपी एट एमपी निकाल लेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकाल लेंगे। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल गया है, और क्वेश्चन में हमें बोला है कि आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, मतलब एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है। तो एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अभी क्या मिल गया था, यहाँ से जीडीपी एट एमपी मिल गया था, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिल गया था। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को एनएनपी बनाने के लिए, यानी ये नेट बनाने के लिए, ग्रॉस को नेट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए, तो ये क्या बन गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बन गया। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट, ये एनपी बनाने के लिए क्या करेंगे, एनएफआईए को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, जीडीपी एट एमपी में से में एनएफआईए ऐड कर दिए, तो ये बन गया क्या, नेशनल प्रोडक्ट बन गया। उसमें से अब क्या करेंगे, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए हम माइनस एनआईटी कर देंगे। एनआईटी को माइनस करने पे, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ये कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, मार्केट प्राइस जो है वो फैक्टर कॉस्ट में चेंज हो जाता है, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट हो गया। समझ में आया कि वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगा? एक बार रिवाइज करते हैं फिर से, ठीक है, कि सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड में हमें कैलकुलेट करना पड़ता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जीवीए एट एमपी। और जीवीए एट एमपी कैसे कैलकुलेट होता है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज चाहिए होती है, एक तो सेल्स, दूसरा चेंज इन स्टॉक। ठीक, तो जब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट और मार्केट प्राइस हमें मिल गया सेल्स और चेंज इन स्टॉक करके। अब उसमें से हम इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है, इसको हम माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ऐसे ही हम दोनों सेक्टर, तीनों सेक्टर का निकाल लेंगे, तो हमें मिल जाएगा क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी मिल गया। अब ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए एनएफआईए प्लस कर दिए, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए एनआईटी माइनस कर दिए, तो हमें मिल जाएगा क्या, नेशनल इनकम। ठीक है, इतने में अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई है, कुछ कंफ्यूजन हो? No, ma'am. कुछ पूछना है? No, ma'am. No. अच्छा, इसको नोट कर लेना ध्यान से, सबसे पहले इसका स्टेप्स जो लिखाए थे हमने वो सारे स्टेप्स नोट करेंगे। हाँ बोलो। मैम मेरे को मतलब जी बोलो। वो समझ में नहीं आ रहा है, जीपीओ।
ग्रॉस वैल्यू एडेड, यस मैम। वैल्यू एडेड निकालने के लिए क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये याद रखो कि वैल्यू एडेड निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को, यानी आईसी इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, माइनस करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे, उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर देंगे तो ग्रॉस वैल्यू एडेड निकलेगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो दो तरीके से निकलता है, सेल और चेंज इन स्टॉक को प्लस करके, सेल्स और चेंज इन स्टॉक को प्लस करके ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता है। यानी आउटपुट की क्या वैल्यू है, आउटपुट की वैल्यू निकलती है हमेशा सेल्स और चेंज इन स्टॉक को प्लस करके, और इंटरमीडिएट कंजप्शन जब इसमें प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे तो वो निकल जाएगा क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. चलो अभी जो है इसके फोटोज हम भेज देते हैं ये दोनों के। सबसे पहले तुम लोग स्टेप लिखना, उसके बाद ये जो मेथड है जिस तरीके से लिखा है, कॉपी को ऐसे टर्न करके ताकि अच्छे से स्पेस बन जाए, तो कॉपी को ऐसे मोड़ के, जो है मेरी कॉपी में सीधी थी, ऐसे फोल्ड करके हमने लिखा है उसको, ताकि एक ही पेज पे पूरा फॉर्मूला समरी की तरह हमें याद हो जाए। जब भी हमें कभी देखना हो तो हम इसमें खोल के देख ले और फॉर्मूला रिवाइज कर ले। ठीक है, अब जो 12 बजे वाली क्लास होगी उसमें प्रिकॉशंस बताएंगे और एक डबल काउंटिंग वाला क्वेश्चन है वो बताएंगे। फिर कल हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो हमने होमवर्क क्वेश्चन दिया था, अगर उसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लेना ग्रुप में, और वो सारे क्वेश्चंस कॉपी में भी नोट करने हैं लाइन से, जैसे जैसे चल रहे हैं। क्लास ओवर कर रहे हैं। एक बात और, इसमें रिकॉर्डिंग ये वाली आज की क्लास की रखी हुई है, तो अगर किसी को फिर से देखना होगा तो इसे रिकॉर्डिंग खोल के 24 आवर्स के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, क्लास बंद कर दें।